तो हमारा जो थर्ड सिस्टम है दैट इज़ बूट स्ट्रैप कूलिंग सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? बूट स्ट्रैप कूलिंग सिस्टम है। बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। इससे ऑब्जेक्टिव 110% आना ही आना है एक TU एग्जाम में। तो हमको इसको अच्छे से पढ़ना है। इसमें कुछ नहीं है, एक जैसे पहले सिस्टम था एयर, सिंपल एयर सिस्टम था, फिर इवेपोरेटर लगा दिया गया था। यहाँ एक ऐसा कूलिंग सिस्टम है जहाँ पर 2 कंप्रेसर यूज होते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें कितने कंप्रेसर यूज होते हैं? 2 कंप्रेसर होते हैं। बूट स्ट्रैप कूलिंग सिस्टम में 2 कंप्रेसर होते हैं, 2 हीट एक्सचेंजर होते हैं और आपकी एक टरबाइन होती है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही हो गया, कितने कंप्रेसर होते हैं, कितने हीट एक्सचेंजर होते हैं और कितने आपकी टरबाइन होती है। तो एक कूलिंग टरबाइन होती है। ब्लॉक डायग्राम अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा अंतर ब्लॉक डायग्राम में नहीं मिलेगा आपको। बस थोड़ा सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में फेरबदल है कि यहाँ से एयर आई है, जो एटमॉस्फेयर की एयर आ रही है। रैमिंग के बाद की एयर यहाँ हो जाएगी आपकी, दैट इज़ रैम्ड एयर। रैम्ड का मतलब होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आइसेंट्रोपिकली रेस्ट में लाया जाता है। पूछा जाता है कि रैमिंग क्या है। रैमिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें एयर को स्लो किया जाता है। आइसेंट्रोपिकली मतलब कोई भी हीट ट्रांसफर न तो सिस्टम में सराउंडिंग हो, सराउंडिंग से सिस्टम में हो। आइसेंट्रोपिकली रेस्ट में लाया जाएगा तो पूरी की पूरी इंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी और पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। प्रेशर बढ़ेगा, एयर है तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस के तहत उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। अब यहाँ पर आपका मेन कंप्रेसर है, ये भी हमको पता है। और ये भी पता है कि कंप्रेसर के बाद यहाँ पर आपका एयर आती है और इस एयर को हम पास कराते हैं, आपको पता है किससे? हीट एक्सचेंजर से। ये आपकी ट्यूब होती है, ये आपकी ट्यूब है, ये हीट एक्सचेंजर ट्यूब है जिसके अंदर जो है आपकी ये हवा आ रही है। कौन सी? जो कंप्रेसर के बाद आती है। और हमको ये पता है कि इस हीट एक्सचेंजर में यहाँ से रैमिंग एयर को निकाल लेते हैं, इसको ठंडा करने के लिए यहाँ से पास कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है। इस एयर को 2 डिवीज़न कर दिया था, ध्यान से देखिएगा। अब जो रैम एयर आ रही है इसको तो यहाँ से आपको पास करा दिया आपने, ये ठंडी हो गई। कौन ठंडा हो गया आपका? जो अंदर की ट्यूब की एयर थी, जो कंप्रेसर से होके आ रही थी। अब आपको करना क्या है? यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, एक सेकेंडरी कंप्रेसर लगा देते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। ये आपका मेन कंप्रेसर है, दैट इज़ मेन कंप्रेसर। ध्यान से समझिए, मेन कंप्रेसर है, पहला कंप्रेसर ये हो गया। यहाँ पर एक सेकेंडरी कंप्रेसर होगा, सेकंड कंप्रेसर जिसको बोलते हैं कंप्रेसर हो गया। इसने भी क्या किया, उसने और प्रेशराइज कर दिया। और प्रेशराइज करने के बाद इस एयर को आप बाहर निकालेंगे तो फिर एक हीट एक्सचेंजर लगा दिया जाता है। अब क्या करेंगे, जो रैम एयर यहाँ आ रही थी इसको 2 भागों में बांट देते हैं। इधर भी एक एयर आएगी अभी। अब क्या करेंगे, ये जो जा रही होती है एयर, यहाँ नीचे से ऊपर ट्यूब में जा रही है, जो एयर जा रही है ट्यूब में, इस कंप्रेसर से निकलने के बाद जो एयर में जा रही होती है, फिर ये रैम एयर, वही रैम एयर यहाँ पर क्या करेगी, इसको फिर से ठंडा करेगी और बाहर निकल जाएगी। यहाँ पर एक बार यहाँ ये ठंडा करती है पहले, फिर कंप्रेस किया, फिर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ा उस एयर का, फिर उसको ला करके रैम एयर यहाँ से सप्लाई दे करके फिर से बाहर कर देते हैं। तो ये आपका एग्जिट हो गया, आपका यहाँ पर भी एग्जिट हो गया, यहाँ पर एग्जिट हो गया। अब क्या हुआ, प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, इसको थोड़ा सा ठंडा कर दिया, थोड़ा टेम्परेचर से क्या कर गया, डाउन कर गया। अब इसको जो है टरबाइन के अंदर भेज दिया जाएगा। अब इस एयर को टरबाइन के अंदर भेज करके फिर कहाँ भेज दिया जाएगा, पैसेंजर केबिन में। तो टरबाइन वही है। हमने इस एडिशनल सिस्टम क्या लगाया, एक कंप्रेसर एडिशनल लगाया है और एक हीट एक्सचेंजर लगाया है। यहाँ पर इवेपोरेटर नहीं लगा है, अभी इवेपोरेटर इसके बाद वाले सिस्टम में आएगा। यहाँ पर हमने एक कंप्रेसर एक्स्ट्रा किया, तो पहले एक कंप्रेसर पहले ही था, एक और बढ़ाया, कितने हो गए, 2 कंप्रेसर हो गए। 2 कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा, टरबाइन आपकी कूलिंग टरबाइन एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। हीट एक्सचेंजर पहले एक यूज करते थे, अब कितना यूज किया है, 2 हीट एक्सचेंजर। अब आपसे सवाल पूछेगा कि लोकेशन क्या है, टरबाइन की लोकेशन, हीट एक्सचेंजर की लोकेशन या कंप्रेसर। आपसे पूछेगा सेकेंडरी कंप्रेसर, जो दूसरा वाला कंप्रेसर, इसकी लोकेशन क्या होती है, क्या बताएंगे, दोनों हीट एक्सचेंजर के बीच में होती है। या अगर एक हीट एक्सचेंजर या कूलिंग टरबाइन दे दे आपका, ये हीट एक्सचेंजर न लिखिए आपको, तो दोनों हीट एक्सचेंजर के बीच में सेकेंडरी कंप्रेसर आपका लगा दिया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या हुआ दूसरा कंप्रेसर लगाने से। अब जरा TS डायग्राम को ध्यान से देखिए। एक्चुअली हमको क्या करना है, जितना हम पीछे आते हैं, लेफ्ट साइड में कर्व के आते हैं TS डायग्राम पर आप जितना पीछे आएंगे उतना ही बाद में टेम्परेचर डिक्रीज करता है, ये हमने देखा है। तो अभी देखिए, रैमिंग से 1 से 2 हुआ, कोई दिक्कत नहीं। 2 से 3 किस में हो जाएगा आपका, जब आप पहली बार कंप्रेस करेंगे मेन कंप्रेसर से, 2 से 3। अब देखिए 3 से 4 आपका हो जाएगा जब आप पहले हीट एक्सचेंजर से पास करेंगे रैमिंग के 3 से 4। अब यहीं से कंप्रेस फिर कर दिया,
तो आप कंप्रेस करेंगे तो ऊपर चले जाएंगे, फिर यहाँ अब फिर सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर से इसको पास करेंगे और ठंडा हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 यहाँ हो जाएगा, 4 से 5, 5 से 6 हो जाएगा। अब फिर कूलिंग टरबाइन से लाएंगे तो 7 यहाँ ख़त्म होगा। जितना आप लेफ़्ट साइड में आते जाएंगे पीछे लास्ट में कूलिंग टरबाइन से निकलने वाली, उतना ही रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या कूलिंग इफेक्ट आप बढ़ा लेंगे। तो ये एडवांटेज पाने के लिए आपने सेकेंडरी कंप्रेसर का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो क्योंकि अभी तक अगर नहीं लगाते आप, मान लीजिए ये कंप्रेसर नहीं लगा रहता, जैसे सिंपल सिस्टम के अंदर होता है, ये भी नहीं होगा, तो यहीं से आप एक्सपेंड करके यहाँ तक पहुँचते, यहाँ से यहाँ कूलिंग होती 1 तक, आप देखिए यहाँ से यहाँ तक होती। अभी कितना हो रहा है, इतना हो रहा है, अब कितना होगा, पीछे से लेकर के यहाँ तक होगा। तो ये एक एडवांटेज मिल जाता है, तो कूलिंग ज़्यादा आपको अच्छी मिल जाती है, इसलिए आप सेकेंडरी कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि बूट स्ट्रैप सिस्टम की लोकेशन क्या होती है, तो ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि इसकी लोकेशन जो होती है बूट स्ट्रैप सिस्टम की, सेकेंडरी जो है आपका हीट एक्सचेंजर और कूलिंग टरबाइन के बीच में अगर आप देखें। अब इसमें थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा, 2 हीट एक्सचेंजर यूज किए हुए हैं, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन चुका है। बूट स्ट्रैप सिस्टम में कितने हीट एक्सचेंजर यूज होते हैं, तो आपका जवाब होगा 2 हीट एक्सचेंजर यूज होते हैं। और आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो आप एयरक्राफ्ट में जो यूज करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन पर्पज़ के लिए जो आपका पैसेंजर, जो भी आपको एयरक्राफ्ट यूज करते हैं, उसमें जो सिस्टम लगाते हैं वो यही होता है बूट स्ट्रैप कूलिंग सिस्टम। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बना हुआ है कि जो ट्रांसपोर्ट टाइप एयरक्राफ्ट होते हैं उसके अंदर कौन सा सिस्टम लगाते हैं, तो आपका जवाब होगा बूट स्ट्रैप सिस्टम होगा, जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट टाइप का आप यूज करते हैं। ट्रांसपोर्ट टाइप में बूट स्ट्रैप सिस्टम का इस्तेमाल आप करते हैं। तो ये आपके पास एक हो जाएगा, थर्ड आपका सिस्टम हो गया। अब फोर्थ जो है आप जानते हैं, इसी का जैसे फर्स्ट का सेकंड था, ऐसे ही फोर्थ जो है उसका नाम है बूट स्ट्रैप एयर इवेपोरेटिव सिस्टम। अब क्या करना है, जैसे एयर के अंदर था बूट स्ट्रैप एयर इवेपोरेटिव सिस्टम हो गया, पहले एक सिंपल एयर था, सिंपल एयर के बाद आपका आया एयर इवेपोरेटिव सिस्टम। तो ऐसे ही बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम के बाद आपका बूट स्ट्रैप एयर इवेपोरेटिव सिस्टम आया। तो क्या करेंगे आप कर क्या लेंगे, आप अब इसमें क्या करेंगे, ज़्यादा चेंज आप कुछ नहीं करेंगे। आपको कूलिंग टरबाइन पे आपने जो भेजा था, कुछ कहाँ है, ये जो कूलिंग टरबाइन में आपने भेजा था, देखिए आपने रैम एयर लिया। अगर आप यहीं से समझे इसको, सिंपल एयर इवेपोरेटिव सिस्टम को अगर आप देखें यहाँ से, बूट स्ट्रैप इवेपोरेटिव सिस्टम को अगर आप फोर्थ वाला कर देखें, तो आप देखिए आपने क्या किया था, ये आपके पास पोर्शन है, दिस इज पोर्शन, ये आपकी मेन एयर थी, फिर यहाँ से रैम एयर आई, फिर यहाँ पर क्या था, आपका कंप्रेसर था। अब तो याद रहना चाहिए आपको, कंप्रेसर से आया, पहला हीट एक्सचेंजर था ये, जहाँ से एयर पास की, फिर आपने कंप्रेसर लगाया था, बूट स्ट्रैप सिस्टम की बात हो रही है, कंप्रेसर लगाया, फिर यहाँ से रैम एयर पास का दिया और यही रैम एयर का एक पोर्शन यहाँ ले आए। जब इधर से निकला तो आपने हीट एक्सचेंजर यहाँ लगा दिया, ये हीट एक्सचेंजर नंबर 1 है, ये कंप्रेसर नंबर 2 है, सेकेंडरी कंप्रेसर बोलते हैं, कंप्रेसर 1 है, C1 जैसे बोलेंगे। ये हीट एक्सचेंजर आपको मिला, यहाँ से जो रैम एयर था 2 भागों में बटी थी, इसको ठंडा करने का काम आ गई। अब यही क्या लगाएंगे आप, इवेपोरेटर लगा देंगे। जो वाटर आप लगाते थे, वाटर सिंपल वाले केस में जैसे वाटर था वो इवेपोरेट कर देता था, उसका काम क्या था, ठंडा कर देना। अब जो ये गर्म हवा जा रही है सेकेंडरी कंप्रेसर से, इस एयर को वाटर अगर आप यहाँ पर बगल से गुजार दें, वाटर पानी गुजार दें, तो ये गर्म हवा है, ये पानी ठंडा है, ये हवा से क्या करेगा, हीट ले लेगा, वाटर वेपराइज हो जाएगा और इसको और ठंडा कर देगा, और ठंडा और टरबाइन के अंदर जाएगा तो और ठंडा होकर के पैसेंजर के पास ले जाएगी। तो इवेपोरेटर बाद में लगता है, इवेपोरेटर, तो इसका मतलब है इवेपोरेटर की लोकेशन पूछ सकता है आपसे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ इवेपोरेटर, इवेपोरेटर के अंदर लोकेशन क्या है, तो आप बोलेंगे कूलिंग टरबाइन और सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर के बीच में होता है। कहाँ, बिटवीन कूलिंग टरबाइन एंड सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर। सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर और कूलिंग टरबाइन के बीच में होता है कौन, इवेपोरेटर की पोजीशन होती है। तो और ठंडा कर देगा और पीछे कर्व चला आएगा, इसकी यही एक एडवांटेज होती है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इस सिस्टम के बाद, फोर्थ सिस्टम के बाद आप आइए फिफ्थ सिस्टम पर। फिफ्थ सिस्टम को आप बोलते हैं रिड्यूस्ड एम्बिएंट एयर कूलिंग सिस्टम। फिफ्थ सिस्टम पे आप आइए तो इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड एम्बिएंट
एयर कूलिंग सिस्टम, दैट इज रिड्यूस्ड एम्बिएंट एयर कूलिंग सिस्टम। अब आप ये ध्यान से समझिए, कहने का इस सिस्टम का मतलब क्या है। सिस्टम का मतलब ये है, रिड्यूस्ड एम्बिएंट का मतलब होता है कि इसको ठंडा करके एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ला दीजिए। अब देखिए, ये आपकी टरबाइन, आपका ये मान लीजिए कंप्रेसर हुआ करता था, जिसे मेन कंप्रेसर बोलते थे। यहाँ से एयर आती थी एटमॉस्फेयर से, फिर क्या होता था, रैमिंग प्रोसेस होता था। ये रैम्ड एयर थी। अब रैम्ड एयर का टेम्परेचर तो ज़्यादा था, कंप्रेसर के बाद ये एयर यहाँ से निकलती थी, हीट एक्सचेंजर लगा दिया गया था। देखिए ध्यान से, ये हीट एक्सचेंजर लगा दिया गया था। और क्या करते थे, फिर इस रैम एयर को यहाँ से पास करते थे। क्यों पास करते थे, ताकि क्योंकि ये रैम्ड एयर ठंडी है इस कंपेरिजन में, क्योंकि ये बाद में उसके और कंप्रेस की गई है कंप्रेसर के अंदर, तो इसका टेम्परेचर और बढ़ गया है। तो ये एयर गर्म है और रैम्ड एयर ठंडी है, तो ठंडी हवा जब बगल से गुजरेगी तो कुछ न कुछ हीट लेके निकलेगी और इसको ठंडा कर देगी। अब आपको करना क्या है, ये तो एक नॉर्मल सिस्टम सभी में होता आया है। अब आपको क्या करना है, इसी रैम एयर को, रिड्यूस्ड एम्बिएंट का मतलब क्या है, इसी रैम एयर को आप पहले ही ठंडा कर लीजिए। यहाँ आप टरबाइन लगा दीजिए। देखिए ध्यान से, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ आप टरबाइन लगा दीजिए, दैट इज़ टरबाइन। अब देखिए ध्यान से, अब टरबाइन अगर आपने लगा लिया तो रैम एयर क्या करेगी, टरबाइन लगने से वजह से जब एक्सपेंड करेगी तो और ठंडी हो जाएगी। तो ये ठंडी हवा, अब ये डायरेक्टली यहाँ से ना दीजिए, आप इस रैम एयर को ठंडा करिए टरबाइन के अंदर, फिर आप इस आने वाली जो एयर गर्म हवा थी इसके पास से गुजारिए। तब आप देखिए, तब अब क्या होगा, ये बहुत ठंडी हो चुकी है तो बहुत ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र करेगी इस गर्म हवा से। ये ही ठंडी हवा क्या करेगी, हीट को इफ़ेक्टिवली ले लेगी, आपकी ले लेगी। और जब ये इधर से पहुँचेगी तो आप एक और कूलिंग टरबाइन लगा लीजिए, एक कूलिंग टरबाइन और लगा दीजिए। कूलिंग टरबाइन लग गई आपकी, फिर आप केबिन में भेज दीजिए, तो ये और ठंडी हो गई। एक तो ठंडा यहाँ से किया टरबाइन से हवा को, यानी कहने का मतलब ये है, आप क्या कर रहे हैं, आप इस गर्म हवा को पहले ठंडा कर ले रहे हैं। तो ठंडा हवा जब जाए, ठंडी हवा जब जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो कंप्रेसर से हवा आ रही है इसको क्या करेगी, ठंडा कर देगी। और ये ठंडा होने के बाद फिर टरबाइन में जाएगी और ठंडी होकर के बाहर निकल जाएगी। रिड्यूस्ड एम्बिएंट का मतलब क्या होता है, आप एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तक इस रैम्ड एयर को फिर से क्या करते हैं, टरबाइन के द्वारा ठंडा करते हैं। तो क्या आपको ऑब्जेक्टिव नज़र आ रहा है इसके अंदर। पहला ऑब्जेक्टिव जो है, कितनी टरबाइन यूज हुई है, कंप्रेसर तो एक यूज हुआ है, लेकिन टरबाइन देखिए एक यहाँ यूज हुई है और एक यहाँ है। तो दो टरबाइन किस सिस्टम में यूज होते हैं, रिड्यूस्ड एम्बिएंट सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कितने टरबाइन यूज हुए हैं, दो टरबाइन यूज हुई हैं। कूलिंग टरबाइन कितनी है, दो हैं। रैमिंग सब में होता है। हीट एक्सचेंजर कितना है, एक है। हीट एक्सचेंजर एक है आपका, एक हीट एक्सचेंजर है, एक हीट एक्सचेंजर है। कंप्रेसर क्या है, एक है। टरबाइन दो है। अब आपसे पूछ सकता है इस टरबाइन की लोकेशन क्या है, व्हाट इज़ सेकेंडरी टरबाइन जिसे बोलते हैं, सॉरी प्राइमरी टरबाइन। पहली टरबाइन की लोकेशन क्या है, कंप्रेसर और हीट एक्सचेंजर के बीच में है। फर्स्ट कंप्रेसर और हीट एक्सचेंजर के बीच में है आपका टरबाइन जो है। तो ये रिड्यूस्ड एम्बिएंट सिस्टम की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये दो टरबाइन का इस्तेमाल करती है। तो दो कंप्रेसर का इस्तेमाल किस में हुआ था, बूट स्ट्रैप सिस्टम के अंदर हुआ था। याद रखिए, दो कंप्रेसर का इस्तेमाल बूट स्ट्रैप सिस्टम के अंदर, बूट स्ट्रैप सिस्टम के अंदर दो हीट एक्सचेंजर यूज हुआ था। लेकिन यहाँ पर दो टरबाइन यूज हुई है रिड्यूस्ड एम्बिएंट में और एक हीट एक्सचेंजर यूज हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव जो दोनों के बीच में, बूट स्ट्रैप में क्या बनेगा, दो कंप्रेसर यूज हुआ है। यहाँ पर रिड्यूस्ड एम्बिएंट में क्या हुआ, दो टरबाइन बना हुआ है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वहाँ पर आपको एग्जाम में दिखेंगे। रिड्यूस्ड एम्बिएंट एयर कूलिंग सिस्टम जो है, प्रेशर को रिड्यूस करके एटमॉस्फेरिक तक आप लेते आएंगे। और लास्ट जो आपका सिक्स्थ है, दैट इज रीजनरेटिव एयर कूलिंग सिस्टम। लास्ट है रीजनरेटिव एयर कूलिंग सिस्टम। घर पर बैठ करके कुछ ना करिए, आप सिर्फ 3 से 4 बार इस टॉपिक को रिवाइज करिए, बार बार जो बताया जा रहा है। एग्ज़ाम में अब आपके पास उतना टाइम बचा नहीं है कि ओवरऑल आप सिलेबस को फिर से एक बार कवर कर सकें, इसलिए जितना इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकता है, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो सब मैं आपको टैकल करा दूंगा। आप लोग केवल इसको 3 से 4 बार आप अपने घर पर पूरा पढ़िए, पेशेंस के साथ पढ़िए। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं फोकस कर रहा हूँ उसको आप ध्यान रखिए। हर एक का ब्लॉक डायग्राम आपको याद रहना चाहिए। और क्या मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को गाइडलाइन में दे रहा हूँ, देखिए दो टरबाइन यूज हुई है, यही ऑब्जेक्टिव बनेगा आपका। एक एक्सचेंजर है, एक कंप्रेसर है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। रीजनरेटिव एयर कूलिंग सिस्टम के अंदर आपको कुछ नहीं करना है। आप देखिए ध्यान से, हीट एक्सचेंजर का इस्तेमाल जैसे होता था वैसे ही होगा आपका। अब देखिए क्या है, ये आपके पास एक सिस्टम है,
देखिए रीजनरेटिव कूलिंग सिस्टम को देखिए, ये एयर आई थी आपकी हर बार की तरह, ये कंप्रेसर होता है आपका जिसे मेन कंप्रेसर बोलते हैं। फिर एयर क्या होती है, रैम्ड होती है, रैम एयर होती है, रैम्ड एयर है। अब क्या होता था, यहाँ से एयर आती थी, ये आपका क्या होता है, हीट एक्सचेंजर होता है, रैम एयर यहाँ से पास करती है, हीट एक्सचेंजर आपका ये आपका इसके अंदर गर्म हवा होती है, ठंडा कर देती है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। रीजनरेटिव वर्ड क्यों यूज किया गया है, ध्यान से समझिए। ये जो हवा जा रही है इसको आप सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम में कहाँ, टरबाइन से भेजते थे, ध्यान दीजिए, टरबाइन से भेज करके ठंडा करते थे और फिर इसको कहाँ भेजते थे, जहाँ पैसेंजर बैठा हुआ है केबिन में भेजते थे, केबिन में। अब वो कह क्या रहा है, करा रीजनरेटिव, यानी फिर से जनरेट करिए। फिर से जनरेट क्या करना है आपको, क्या करना है, जब ये हवा जा रही है, ठंडी हवा है, ये जो पैसेंजर के पास जा रही है, क्या करिए, इसी हवा को कुछ निकाल लीजिए, कुछ पोर्शन ठंडी हवा का, और इस जो हवा आ रही थी कंप्रेसर से, एक हीट एक्सचेंजर यहाँ लगा हुआ है, इससे ठंडा करके एक और हीट एक्सचेंजर लगा दीजिए, जिससे ये ठंडी हवा जो मेन कूलिंग से आ रही है इसको सप्लाई कर सके उल्टी। तो यहाँ से ये जा रही थी, अब ये हवा, ठंडी हवा जो यहाँ से निकाल ली गई है, जो केबिन में जा रही थी, उसकी अगर ठंडी हवा ले करके वापस सर्कुलेट कर देंगे, रीजनरेट कर देंगे, फिर से अगर आप भेज देंगे आप इसको वापस, तो ये ठंडी ज़्यादा है क्योंकि टरबाइन से पास हुई है, और यहाँ से आ रहा है जो इसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है, ये हीटअप है, ये क्या करेगी, इसको और ठंडा कर देगी और इसको आगे निकाल देगी। तो ये रीजनरेटिव कूलिंग सिस्टम आपका हो जाएगा, दैट इज़ रीजनरेटिव कूलिंग सिस्टम। तो आपके पास टरबाइन एक ही है, हीट एक्सचेंजर दो है, बस केवल रीजनरेटिव में क्या किया गया, टरबाइन जो लास्ट कूलिंग टरबाइन होती थी उससे हीट को उससे हवा निकालते हैं, क्योंकि वो ठंडी हो चुकी होती है, केबिन में जाने लायक है, उसको ठंडा करने के लिए पीछे से वापस ला देते हैं, ताकि आने वाली जो गर्म हवा है उसको पहले से ही कुछ न कुछ अमाउंट ठंडा किया जा सके। तो ये 6 सिस्टम आपको हमने पढ़ाएं, और ये 6 सिस्टम पर क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर दिए हैं कि ये क्वेश्चन बन सकते हैं। अब कुछ फार्मूला है, जैसे कितना एयर सर्कुलेट होता है इसको लेकर के है, तो आप मास ऑफ एयर सर्कुलेशन को लेकर देखिए, तो आप 210 क्यू अपॉन CP। अब आपको ये देखना है कि 1 2 3 4 प्रोसेस कौन सा प्रोसेस के तहत पूछ रहा है वो, तो डेल्टा T हम बोल सकते हैं, लास्ट वाला जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है CP डेल्टा T वाला kg पर मिनट होता है, ये फार्मूला है, 210 ऊपर रहना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा आप, 210 क्यू अपॉन CP डेल्टा T। हालांकि इस पर न्यूमेरिकल चूँकि मैक नंबर का इस्तेमाल होता है तो बड़े बनते हैं, इसलिए अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनना है तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्हीं सब में घूम फिर के रहेगा, कितनी टरबाइन इस्तेमाल हुई हैं, कितने कंप्रेसर इस्तेमाल हो रहे हैं, किसकी लोकेशन क्या है, आपको ये देखना पड़ेगा। अब बस ये इम्पॉर्टेंट है, रीजनरेटिव एयर कूलिंग सिस्टम के अंदर इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि सुपरसोनिक जो होता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट के अंदर आपसे पूछा जाए सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट के अंदर किस सिस्टम का इस्तेमाल होता है, तो आप बोलेंगे रीजनरेटिव कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। रीजनरेटिव कूलिंग सिस्टम, रिड्यूस्ड एम्बिएंट सिस्टम के अंदर कितनी टरबाइन होती है, 2 टरबाइन होती है, बार बार कह रहा हूँ, ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टपक पड़ेगा ऐसे ही। ऐसे रीजनरेटिव क्वेश्चन पूछेगा कहाँ इस्तेमाल होता है, तो आप सुपरसोनिक बोलेंगे, सुपरसोनिक यानी मैक नंबर जो होता है आपका ग्रेटर देन 4 के आसपास अगर होगा तो आप बोल सकते हैं कि ये सुपरसोनिक स्पीड पे जा रहा है, या मैक नंबर ग्रेटर देन 2 बोल सकते हैं, तब 3 बोल सकते हैं, तब भी बोलेंगे आप सुपरसोनिक स्पीड में ये मूव कर रही है। तो सुपरसोनिक जब बहुत हाई स्पीड में होता है, क्योंकि हवा बहुत गर्म होती है, तो इसलिए आपको ठंडा करने के लिए इसको क्या करेंगे, आप जो कूलिंग टरबाइन से पास हुई थी हवा उसको वापस लाते हैं ठंडा करने के लिए जो आने वाली एयर होती है, इससे आप रीजनरेटिव कूलिंग सिस्टम बोलते हैं। तो रीजनरेटिव कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल कहाँ होता है, सुपरसोनिक में। रिड्यूस्ड एम्बिएंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कितनी टरबाइन यूज की जाती है, आपका जवाब होगा 2 टरबाइन यूज होती है। अगर आप बूट स्ट्रिप की बात करेंगे तो कितने कंप्रेसर यूज होते हैं, 2 कंप्रेसर वाला होता है बूट स्ट्रिप, 2 टरबाइन वाला होता है रिड्यूस्ड एम्बिएंट, सुपरसोनिक वाला होता है रीजनरेटिव कूलिंग सिस्टम। और सिंपल इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल कहाँ होता है, जब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर कोई भी या बहुत हाई स्पीड पर कोई भी आपका प्लेन जो है, एयरक्राफ्ट जो है मूव नहीं कर रहा होता है। 1-2 क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जैसे जो पैसेंजर नॉर्मली जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट होते हैं, जो पैसेंजर को ढोते हैं, उसमें कितना कूलिंग कैपेसिटी चाहिए होता है। नॉर्मल पैसेंजर जो होते हैं, नॉर्मल पैसेंजर एयरक्राफ्ट जो होता है, इसमें नियर अबाउट 8 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के आसपास जो होता है ज़रूरत पड़ती है, 8 TR की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर कोई जेट होता है, अगर कोई जेट है, मान लीजिए कोई जेट विमान है, 950 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है,
950। ये ऑब्जेक्टिव इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि बुक का है, कभी कभी सेम क्वेश्चन उठा करके ये लोग रखते हैं। तो 950 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कोई मूव कर रहा है तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या कूलिंग इफेक्ट या कितना आपका टन का सिस्टम कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, तो 10 से 20 टन की चाहिए आपका, अगर वो 950 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है रिकॉर्ड। वैसे नॉर्मली कितना है, 8 टन का। ये आपको याद रखना पड़ेगा कैसे आपको इससे एक्सप्लेन करना है। एक टॉपिक हमारे पास और है जिसे बोलते हैं आप DART। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन श्योर आएगा। DART, दैट इज़ DART, इसके बारे में हमको चर्चा करनी है, लास्ट टॉपिक जो इस यूनिट का।